वो बहुत जल्दी कैच करता है माइक। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ऑल गुड? यस, चलिए अच्छी बात है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर दैट इज कंसाइनमेंट। लास्ट क्लासेस में हमने अभी तक बात करी थी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, समझा था कि क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड स्टॉक है 31 मार्च को ईयर एंड पे कंसाइनी की प्लेस पे रह जाता है, बच जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करना है। बिल्कुल ठीक। आज हम उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखते हैं and then we will move further for the next topics, that is treatment of normal loss and abnormal losses, कि अगर रास्ते में कोई नुकसान हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। राइट, तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप सभी की स्क्रीन्स पर ये रहा। मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर एक्स ने कुछ इंफॉर्मेशन हमें बताई। Goods sent by Mr. X to his agent Mr. Y, 10,000 units at the rate ₹20 per unit. Mr. X forwarding and insurance expenses. अब forwarding क्या होता है सर? forwarding मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, भेजने का, ट्रांसफर करने का। Insurance expenses ₹50,000. Agent took delivery and bought the goods to his godown after incurring expenses at the rate of ₹1 per unit. Agent कौन है? Agent का मतलब क्या है यहाँ पे? कंसाइनी। आपको पता है एजेंट प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है कंसाइनर कंसाइनी के बीच में। तो एजेंट कौन है? कंसाइनी। कंसाइनी ने कुछ खर्चे करे हैं। कंसाइनी ने खर्चा करा है कितने का? ₹1 का। किस बात का खर्चा करा? डिलीवरी एंड बॉट द गुड्स टू हिज गोडाउन, अपने गोडाउन तक लाने का खर्चा। अब वो अनलोडिंग हो सकता है, अनपैकेजिंग होता है, फ्रेट एंड कार्टेज, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी कि सर ट्रक तो मेन रोड पर आके रुक जाएगा, अगर मेरा शोरूम थोड़ा सा गली में है तो मुझे अपने शोरूम तक लाने में कुछ फ्रेट एंड कार्टेज किसी लोकल रिक्शा वाले को पैसा देना पड़ेगा। तो यहीं पर बात हुई। गुड्स सोल्ड बाय एजेंट, कंसाइनी ने गुड्स कितने सेल आउट करे हैं? 7300 यूनिट सेल आउट करी हैं। किस प्राइस पे? ₹30 के प्राइस पे। एजेंट को कमीशन कितना है? 5%। अब 5% ऑर्डिनरी है, डेल क्रेडिट है या ओवरराइडिंग है? जल्दी बता दो। अगर कुछ नहीं गिवन तो क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन है। बिल्कुल ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करनी है क्वेश्चन में? हमें बात करनी है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, केस नंबर 1, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो क्लोजिंग स्टॉक सिंपली क्या हम निकाल सकते हैं? यस। तो चलिए सर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1। नाउ हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर टोटल 10,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर करे थे, 7300 यूनिट्स सेल आउट हो गए थे, तो बची कितनी है? 2700 यूनिट्स बची हैं। बिल्कुल ठीक। कितनी यूनिट्स बची हैं? कितनी यूनिट्स स्टॉक में रखी हुई हैं कंसाइनी की प्लेस पे? 2700 यूनिट्स बची हुई है। नाउ क्या हमें कॉस्ट ऑफ द गुड्स पता है? यस, बिल्कुल पता है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स कितना है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स 2700 यूनिट्स, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? ₹20। दैट इज 54,000 रुपीज की कॉस्ट है। बट क्या इसमें कंसाइनर और कंसाइनी के कुछ एक्सपेंसेस ऐड होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक में वो सारे कॉस्ट ऐड होता है जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन तक लाने पे करा गया। अगर कंसाइनी की प्लेस तक नहीं जाता गुड्स तो मेरा गुड्स सेलेबल कंडीशन में नहीं होता। तो कंसाइनी की प्लेस पे गुड्स को ट्रांसफर करना मेरे लिए जरूरी था। तो हमने पढ़ा एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं मुझे बताओ?
कंसाइनर ने टोटल 50,000 रुपीस के खर्चे करें। अब कंसाइनर ने जो 50,000 रुपीस का खर्चा करा है वो एक यूनिट पे करा है या सारी टोटल यूनिट्स पे खर्चा करा है? टोटल यूनिट्स पे। दैट मीन्स 50,000 रुपीस का खर्चा कितने यूनिट्स पर? 10,000 यूनिट्स पर। तो एक यूनिट पे खर्चा कितना आ गया? 5 रुपीस। हमें एक यूनिट का खर्चा नहीं जानना, हमें कितने यूनिट्स का खर्चा जानना है जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई हैं। दैट इज 2700 यूनिट्स। तो दैट इज कितना आ गया सर? 2700 इंटू 5, दैट इज 13,500। बिल्कुल ठीक, हां जी। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अब आपने कहा कि सर कंसाइनी के तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट को डिलीवरेबल सेलेबल कंडीशन पे लाने के लिए करे गए वो सारे खर्चे ऐड होंगे। तो बेटा आप मुझे बताओ, क्या डिलीवरी एक्सपेंसेस और गोडाउन तक लाने के खर्चे क्या प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी था? बिल्कुल था। और ₹1 का खर्चा करा है पर यूनिट, बट मुझे अभी सिर्फ कितने यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है? 2700 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। तो दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितने ऐड करूंगा? ₹1 का खर्चा कितने यूनिट्स पे? सिर्फ और सिर्फ 2700 यूनिट्स पे कंसिडर करूंगा। करा होगा उसने 10,000 यूनिट्स पे खर्चा, बट लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं कि हमें 2700 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट है हमारी, वो हम निकाल रहे हैं। तो हम क्या इन तीनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो क्या हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा? यस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? हमने टोटल कर दिया, दैट इज 70,200। बिल्कुल ठीक। अब अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि सर ये आपने कैसे करा, हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहा हो कि सर ये 13,500 रुपए कैसे आए। तो चलिए आप मुझे एक बात बताओ, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप स्कूल जाते थे बचपन में, तो आपको एक मैम बात बताती थी। मैम कहती थी कि बेटा 10 रुपए की 5 टॉफीज आती हैं। आपने एक खा ली, एक अपने फ्रेंड को दे दी, एक मैडम को दे दी। अब बची कितनी? 2 टॉफीज बची। अब मैडम पूछती है कि बताओ इस 2 टॉफी की कॉस्ट कितनी? अब आप ये कितने में खरीद के लाए? अब सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ये मत पूछा सर, ऐसी सिंपल सी बातें पूछ के ना आप कई बार हमें डाउट में ला देते हो। अब मुझे बताओ कि 10 रुपए की 5 टॉफी, तो 2 टॉफी कितने की? 2 टॉफी कितने की? क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? हां सर, ये तो बहुत आसान है। तो वहां पर बस मैंने क्या करा, मैंने वहां पर टॉफी का नाम बदलकर और अमाउंट बदलकर यूनिट लिख दिया और कुछ अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। तो सर यहां पे जैसे टॉफी की कॉस्ट निकाली, क्या वैसे ही यूनिट की कॉस्ट निकालनी है? बिल्कुल वैसे ही निकालनी है। सर 50,000 रुपए का खर्चा टोटल 10,000 यूनिट्स पर, तो 2700 यूनिट्स पर कितना खर्चा? बिल्कुल ठीक, हां जी। तो केस नंबर 1 में हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर बी पर। केस नंबर बी क्या कहता है देखते हैं। केस नंबर बी कहता है इफ ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस में हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। वो कहता है कि आप अपने स्टॉक को कितने से कम कर दो? 10% से कम कर दो। इसका मतलब क्या है? केस नंबर बी मुझसे कहता है, केस नंबर बी कहता है कि अगर आपके कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपए, तो आज आपके प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ
मार्केट प्राइस कितना रह गया 100 माइनस 10% दैट इज 90 रुपीज। और हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट को नोट करा था और एक बात समझी थी कि क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा क्लोजिंग स्टॉक उसी पे रिकॉर्ड होगा। तो मुझे बताओ 100 रुपए की कॉस्ट और मार्केट प्राइस आज सिर्फ 90 रुपीज का, तो मैं अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड करूंगा 90 रुपीज पे रिकॉर्ड करूंगा। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। क्या यही बात अब हम अपने मेन सॉल्यूशन में स्टार्ट कर सकते हैं? हां जी, चलिए हम बात करते हैं सर कि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कितने गुड्स का। हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है 2700 यूनिट्स का। क्या मैं टोटल कॉस्ट ऑफ 2700 यूनिट्स क्या मैं ऑलरेडी केस नंबर 1 में निकाल चुका हूं? क्या मैं ऑलरेडी केस नंबर 1 में टोटल कॉस्ट ऑफ 2700 यूनिट्स निकाल चुका हूं? यस, कितना है 70,200। कैसे आया? 54,000 की तो कॉस्ट थी, 13,500 के कंसाइनर ने कुछ खर्चे करे थे और 2700 रुपीस के कंसाइनी ने खर्चे करे थे। क्या ये फिगर मैं केस नंबर 1 से ही कॉपी कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। अब वो कहता है कि टोटल कॉस्ट में से कितना परसेंट कम हो गया, कितना परसेंट मार्केट प्राइस डिक्रीज हो गया, 10%। तो माइनस कर दीजिए 10% ऑफ कॉस्ट। 10% ऑफ कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 70,200 इंटू 10%, दैट इज 7,200। 7,200 की कॉस्ट कम हो गई तो आज मेरे स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू सॉरी 7,200 नहीं 7,020 7,020 रुपीज से कम हो गई। तो बेसिकली मेरे प्रोडक्ट की, मेरे 2700 यूनिट्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 63,180। बिल्कुल ठीक, हां जी। तो अब आप मुझे बताओ कि कॉस्ट है मेरे गुड्स की 70,200 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 63,180। इन दोनों में से किस पे अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करूं? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा ₹63,180। क्यों रिकॉर्ड होगा? सर, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है? 63,180। सिंपल है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो केस नंबर बी में हमने देखा जनरली एग्जाम्स में ऐसी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, इसीलिए हम अलग से सेपरेटली इन एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं ताकि जब हम फुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये सिंपल सी एडजस्टमेंट्स तंग ना करें। तो इसीलिए हम इन एडजस्टमेंट्स को हमने अलग कर दिया और इनका एक क्वेश्चन फ्रेम कर आप सबको इन एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट अलग से सिखा दिया। चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। चलिए, इफ ओइंग टू द डिप्रेशन इन द मार्केट अ स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% इज टू बी अलाउड टू सेल नॉर्मल स्टॉक। वो क्या कहता है? वो कहता है कि सर, अगर आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 10% ट्रेड डिस्काउंट सर प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट पे दिया जाता होगा या सेलेबल प्राइस पे दिया जाता होगा?
अब आप मुझे बताओ कि ट्रेड डिस्काउंट भाई आप मार्केट में आप शॉपिंग करने जाते हो? बिल्कुल जाते हैं सर। मार्केट जाते हो शॉपिंग करने जाते हो, तो लेट्स से आप एक शर्ट परचेज कर आए। चलिए ये रहा एग्जाम्पल, आप गए, ये रहे आप मेरे प्यारे स्टूडेंट गया दुकान पर एक शर्ट खरीदने। लेट्स से यहां पर एक शर्ट रखी थी और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था 50% सेल। एक बोर्ड लगा था 50% सेल। बाहर एक सेल्समैन चिल्ला रहा था कि सेल लगी है। अब आप मुझे बताओ, ये 50% का जो 50% की सेल होती है, ये कॉस्ट पे होती है या मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो एमआरपी लिखा होता है उस पे से दुकानदार 50% कम करता है? सर कॉस्ट प्राइस पे कोई ना कम करेगा। क्या दुकानदार आपके साथ कॉस्ट प्राइस शेयर करता है? जब आप शर्ट खरीदने जाते हो, क्या दुकानदार आपको बताता है कि भाई जी ये शर्ट तो वैसे तो 100 रुपए की है, बट देखो मैं आपको बेच रहा हूं 500 रुपए की? क्या ऐसा कभी किसी ने सुना है? नहीं। तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे तो ट्रेड डिस्काउंट दिया ही नहीं जाता सर। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी। प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी हुई होती है और वो बड़ा बड़ा काट कर लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 500 रुपए की। दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, या फिर ये कह लो कि मार्केट प्राइस पे जितने पे प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो चलिए केस नंबर 3 समझते हैं कि केस नंबर 3 में क्या होगा। हां जी, केस नंबर 3 हेडिंग डालेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स तो सेम ही रहेंगी। 10,000 यूनिट्स टोटल ट्रांसफर करी थी, 7,300 यूनिट्स सोल्ड आउट हो गई, तो बची कितनी? 2,700 यूनिट्स। चलिए अब 2,700 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट तो हमें पता है। टोटल कॉस्ट ऑफ 2,700 यूनिट्स हमें ऑलरेडी हमने केस नंबर 1 में निकाला था, दैट इज 70,200। ये रही टोटल कॉस्ट। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, भाई क्वेश्चन क्या कहता है या अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अब आप मुझे बताओ कि हम अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचते थे? हम अपने प्रोडक्ट को बेचते थे 30 रुपीज में। कंसाइनी एजेंट कितने में बेचता था? 30 रुपीज में। अगर ये 2,700 यूनिट्स मुझे बेचने पड़े तो क्या आज भी 30 रुपीज में बिकेगा? नहीं सर, आज 30 रुपीज में नहीं बिकेगा। आज इस 30 रुपीज में से माइनस करना पड़ेगा कितना? 10%, तब जाकर मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। केस नंबर बी में, उससे ऊपर वाले केस में हमने 10% कॉस्ट में से ही घटा दिया था, क्योंकि वो कहता था कि सर मार्केट प्राइस डिक्रीज हो गया 10% से। बट केस नंबर 3 में वो बात करता है ट्रेड डिस्काउंट की, और ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जितने का हम बेच रहे हैं उस पे, कॉस्ट पे नहीं। बिल्कुल ठीक। तो दैट इज, हमने बात करी सर 30 का 10% कितना होता है? 3 रुपीज। तो 2,700 इंटू 27 रुपीज, आपका आंसर आ गया 72,900। 72,900 रुपीज का बिकेगा। बट क्या 72,900 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है कंसाइनर के लिए, या फिर कंसाइनर को कुछ और भी देना पड़ेगा? क्या कंसाइनर के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं? यस,
कंसाइनर के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। कंसाइनर कितने % की कमीशन देता है? कंसाइनर देता है 5% की कमीशन। तो ये लो, मैंने 5% की कमीशन भी कैलकुलेट कर दी और आपका आंसर आ गया 3645। दैट मीन्स 69,255। अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट और बहुत सारी कंफ्यूजन दौड़ उठी कि सर आपने सेलिंग एक्सपेंसेस क्यों माइनस करे, और अगर करे तो ठीक, बट केस नंबर बी में इससे पहले वाले केस में क्यों नहीं करे। चलो आओ, शांत हो जाओ और ध्यान से मेरी बात को और दोनों केसेस में डिफरेंस को समझना। चलिए 2 मिनट के लिए फुल कंसंट्रेशन आपकी स्क्रीन पर। केस नंबर 1 और केस नंबर 1 तो बिल्कुल अलग है, छोड़ दो। केस नंबर बी और केस नंबर सी पर आ जाओ, दोनों में डिफरेंस को समझो। इफ ओइंग टू द फॉल इन मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। वो क्या कहता है? वो सेकेंड केस में कहता है कि सर नॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट को इज टू बी रिड्यूस, नॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट को कितने से रिड्यूस कर दो? 10% की कॉस्ट को रिड्यूस कर दो 10% से। अब अगर कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो क्या सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट में होते हैं? मुझे बताओ, क्या सेलिंग एक्सपेंसेस से, भाई कमीशन क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो ही तो कंसाइनी को कमीशन देना है। हम कंसाइनी को कमीशन देंगे सिर्फ और सिर्फ इन दी केस ऑफ सेल। जो 2700 यूनिट्स अभी नहीं बिकी उस पे कोई कमीशन नहीं देना कंसाइनी को। तो हम बात करते हैं केस नंबर बी में कि जितनी भी कॉस्ट है उसमें से 10% क्या कर दो? माइनस कर दो। बट केस नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान से देखो, केस नंबर 3 कहता है मार्केट में डिप्रेशन, मतलब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। अ स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? पहली बात तो क्या है सर, ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है, ना कि कॉस्ट पे दिया जाता है। इज टू बी अलाउड टू सेल नॉर्मल स्टॉक। हमारा स्टॉक बेचने के लिए हमें कितना % अपने प्राइस को डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा? अपने स्टॉक को हम 10% डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, आपने कहा था कि स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बिल्कुल ठीक। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट में कुछ खर्चों को कंसिडर करना है, जैसे कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस को ऐड करना है। कंसाइनी के सिर्फ लिमिटेड एक्सपेंसेस को ही हम ऐड करते हैं देखकर। एनआरवी क्या होता है? क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है एनआरवी क्या होता है? यस, हमने पढ़ा है। एनआरवी होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। आप मुझे बताओ कि जब 10% का डाउनफॉल ट्रेड डिस्काउंट हमें देना पड़ रहा है, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दे दिया, तो हमारी चीज, लेट्स से हमारा प्रोडक्ट की एमआरपी थी 100 रुपए, हमने 10% का सेलिंग प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट कर दिया, तो आज हम कितने की बेचेंगे? 90 रुपीज। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हमें सामान बेच के कितना पैसा टोटल हमारे पास आएगा। सर इस 90 रुपीज में से 5 रुपए की कमीशन भी देनी है, तो मेरे पास उस प्रोडक्ट को सेल करने पे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए आएंगे बताओ? 85। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू थर्ड केस में हमने सेलिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर क्यों करा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस की।
जबकि केस नंबर बी में, इससे पहले वाले केस में, हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस में डाउनफॉल, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे थे 10% से। अगर कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं तो सर हमें उसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, हम उसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू देख ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट था उसमें 10% का मार्केट प्राइस गिर गया। बिल्कुल ठीक। तो दैट इज केस नंबर थर्ड, और केस नंबर सेकंड में बहुत फर्क है। इसीलिए आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चन करते टाइम बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए, तो बेसिकली हमने बात करी कि सर टोटल कॉस्ट ऑफ द 2700 यूनिट्स, कॉस्ट है हमारी 70,200 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 69,255। तो विच एवर इज लोअर, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेंगे विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक विल बी इज इक्वल्स टू 69,255। बिल्कुल ठीक। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में आपने डिफरेंस को समझा। केस नंबर 2 में वो सिंपली कहता है कि भैया कॉस्ट को 10% से रिड्यूस कर दो, हमने कर दिया। बट केस नंबर 3 में वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात करता है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि नेट हमें क्या मिलेगा सामान बेचकर, रियलाइजेबल वैल्यू। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। तो विद दिस हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का एक और क्वेश्चन करा। इससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम इन्वेंट्री के चैप्टर में भी करेंगे, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना सीखेंगे, राइट। अब बात करते हैं विद अ न्यू टॉपिक। अब हम बात करेंगे लॉस की। अब हम बात करेंगे सर कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में लॉस हो जाता है, सामान बेच रहे हैं सर, सामान कंसाइनी की प्लेस पे रखा है या फिर ट्रांसफर करते टाइम कहीं पर भी लॉस हो सकता है, राइट। अब लॉस कितने तरीके के होते हैं सर, उसमें नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, हम उन्हीं सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, चलिए हेडिंग डालेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अब लॉस को समझने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि सर कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हमें लॉस हो सकता है। चलिए, ये रहा कंसाइनर और ये रहा कंसाइनी। कंसाइनर ने लेट्स से एक प्रोडक्ट बनाया, कंसाइनर ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट है लेट्स से 100 रुपीज। 100 रुपीज की कॉस्ट है। कंसाइनी की प्लेस पे ट्रांसफर करने के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इस एक प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है 5 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है, 5 रुपए। कंसाइनी अपनी प्लेस पर अनलोड और अनपैकेजिंग कुछ और खर्चे भी करेगा, अनलोड करेगा, उसे अनपैक करेगा। अगर अनलोड करेगा तो उस प्रोडक्ट पे खर्चा है 1 रुपए का। दैट मीन्स कंसाइनी की प्लेस पे आते आते, कंसाइनी की प्लेस पे आते आते प्रोडक्ट कितने का बन जाता है, 106 रुपए का, क्योंकि हम 1 रुपए के एक्सपेंस को भी कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं सर कि सर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर लेट्स से थेफ्ट, चोरी हो गई या वॉट एवर दी डिजास्टर हैपेंड। कंसाइनर की प्लेस पर सपोज करते हैं, एग्जाम्पल है, सपोज करते हैं कंसाइनर की प्लेस पर फायर, आग लग गई। ये लो जी, आग लग गई। अब इस प्रोडक्ट में आग लग गई तो मुझे बताओ लॉस कितने का।
अगर कंसाइनर की प्लेस पे ही रखा है प्रोडक्ट, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी कहां रखा हुआ है, कंसाइनर की प्लेस पे ही रखा हुआ है। अगर कंसाइनर की प्लेस पे रखा हुआ है और सर प्रोडक्ट में फायर लग जाती है, तो लॉस कितने का मुझे बताओ, 100 रुपीज का। बिल्कुल ठीक। सेकंड केस, अब सामान जा रहा था, ट्रक में जा रहा था, कंसाइनर के यहां से सामान ट्रक में रखा हुआ था। अब ट्रक में आग लग गई, रास्ते में आग लग गई, या लेट्स से रास्ते में फायर हो गई, या फिर थेफ्ट, चोरी हो गया, व्हाटएवर। अब मुझे बताओ, क्या ट्रांसपोर्टेशन, क्या ट्रक वाला अपने पैसे कम कर देगा? क्या वो कहेगा अच्छा मुझे भाई पैसे मत दो? भाई अगर रास्ते में सामान चोरी हो गया, आई टोटली एग्री, आप कहते हो कि सर ये तो ट्रक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट अगर लेट्स से रेलवे से सामान जा रहा है, सर ट्रेन में सामान जा रहा है, क्या आपको लगता है रेलवेज वाले सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे? नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। वो तो अपना पैसा एडवांस में ले लेते हैं। अब आप कहते हो सर यहां पर अगर फायर या थेफ्ट या कुछ भी और कोई भी तरीके से कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, अब आप मुझे बताओ, अगर यहां पर इस पॉइंट में रास्ते में मतलब ट्रांजिट, दैट इज लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? हमारा लॉस हुआ रास्ते में जब गुड्स थे। अगर रास्ते में गुड्स चोरी हो गए तो मुझे बताओ लॉस कितने का? सर लॉस हो गया 105 रुपए का। 100 रुपए का तो प्रोडक्ट था, 5 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो गया था उस गुड्स पे, तो दैट मीन्स लॉस इन ट्रांजिट कितना? 105 रुपए। चलो जी, सर यहां पर भी आग नहीं लगी। अब आ जाते हैं केस नंबर थर्ड। कंसाइनी की प्लेस पर सामान रखा हुआ है। ये लो जी, यहां पर सामान रखा हुआ है। अब इस सामान में रखे या लेट्स से फायर, शॉर्ट सर्किट हो गया और सामान में आग लग गई। अब आप कहते हो सर इसकी जिम्मेदारी भी हम लें क्या? इसका तो लॉस कंसाइनी को उठाना पड़ेगा। बेटा एक तो कंसाइनी की प्लेस पे आग लगी, अब कंसाइनी अगर ये लॉस भी देगा तो क्या कंसाइनी इस गुड्स का मालिक था? कंसाइनी तो यही कहेगा ना कि कंसाइनर से भैया आप ही रखकर गए थे अपनी जिम्मेदारी पे सामान, अब मेरे हाथ में तो नहीं था आग लगाना। अब ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, वॉट एवर द रीजन इज, कंसाइनी ने कोई जानबूझकर तो आग लगाई नहीं। तो अब मुझे बताओ इस गुड्स में अगर आग लग गई, जो गुड्स थे कंसाइनर के, रखे हुए कहां पर थे? कंसाइनी की प्लेस पर, का लॉस कितने का? सर 100 रुपए तो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे थे, 5 रुपए का ट्रक वाले का खर्चा हो गया था, हमने ट्रक में या किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, 1 रुपए का कंसाइनी भी खर्चा करके बैठा हुआ था। तो आज मेरा लॉस अगर कंसाइनी की प्लेस पे होता है तो कितने का? 106 रुपए का। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे डेस्टिनेशंस ऑफ लॉसेस बदल रही हैं, वैसे वैसे अमाउंट भी बदल रहा है। अगर कंसाइनर की प्लेस पे ही सामान रखा हुआ है अभी और लॉस हो जाता है तो सिर्फ 100 रुपए का, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और कंसाइनी के खर्चे नहीं हुए थे उस गुड्स पर। बट अगर रास्ते में सामान चोरी हुआ तो हम ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, या फिर अगर आप अभी भी नहीं एग्री करते तो लेट्स से मैं कहता हूं इस गुड्स पे पैकेजिंग, पैक करने का, ट्रक में लोड करने का खर्चा हो गया था 5 रुपए का। ये लो जी, अब तो एग्री करते हो, अब तो कहते हो कि सर पैकेजिंग और लोडिंग के चार्जेस तो हम ऑलरेडी पे कर चुके थे, ट्रक में सामान को रख चुके थे, अब ट्रक रास्ते में जा रहा था, चोरी हो गया सामान, तो 5 रुपए का खर्चा एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर्ड बाय द कंसाइनर। तो अगर रास्ते में सामान चोरी हुआ तो हमारा टोटल लॉस इन ट्रांजिट कितना है? 105 रुपीस का है। सिमिलरली अगर कंसाइनी की प्लेस पे रखा हुआ है सामान और लॉस हो जाता है तो ये लॉस
हम कितने का मान रहे हैं? 106 का। क्यों? क्योंकि सर 1 रुपए का कंसाइनी अनलोडिंग के, अनपैकेजिंग के, क्लियरिंग चार्जेस कुछ भी समझ लो, वो ऑलरेडी पे कर चुका था। अपने गोडाउन में सामान को ले आया और उसके बाद सामान में आग लग गई, तो दैट इज लॉस कितने का हो गया? 106 रुपीस का। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है लॉस निकालते टाइम कि डेस्टिनेशन ऑफ लॉस क्या है। डेस्टिनेशन ऑफ लॉस क्या है? अगर लॉस कंसाइनर की प्लेस पे हो रहा है तो किसी भी एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करना, बट अगर लॉस रास्ते में हो रहा है, ट्रांजिट, अगर लॉस ट्रांजिट रास्ते में हो रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसके एक्सपेंसेस को ऐड करना है? कंसाइनर के एक्सपेंसेस को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि सर कंसाइनी ने तो खर्चा ही नहीं करा होगा ना उन गुड्स पे। लेट्स सपोज यहां से 100 गुड्स चले, 100 गुड्स चले, कितने रुपए का एक गुड्स है? लेट्स से 100 गुड्स और एक गुड्स 100 रुपए का। ठीक है, यहां से रास्ते में लोडिंग के, पैकेजिंग के चार्जेस हमने कुछ पे करे। हमने लेट्स से पैकेजिंग के चार्जेस, पैकेज उसको गुड्स को, प्रोडक्ट को पैकेज करने में 5 रुपीज ईच का खर्चा। रास्ते में, ट्रांजिट में, रास्ते में 5 गुड्स थेफ्ट, चोरी हो गए। बिल्कुल ठीक। मुझे बताओ कंसाइनी की प्लेस पे एक्सपेंस होता है 1 रुपए का हर प्रोडक्ट पे। कंसाइनी की प्लेस पे 1 रुपए का एक्सपेंस होता है, तो कंसाइनी 100 प्रोडक्ट पे 1 रुपए का खर्चा करेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ 95 प्रोडक्ट्स पे खर्चा करेगा? भाई रास्ते में जो चोरी हो गए, क्या चोर उसे कंसाइनी को देकर आएगा क्या? नहीं सर, सिंपल सी बात है, कंसाइनी की प्लेस पे पहुंचेंगे कितने गुड्स? सिर्फ और सिर्फ 95। तो कंसाइनी एक्सपेंस भी कितने गुड्स पे करेगा? 95 गुड्स पे ही करेगा, क्योंकि कंसाइनी की प्लेस तक चोरी हुआ वह सामान नहीं जा पाएगा। ये सामान तो चोर लेकर भाग गए ना, ये लो वो भाग रहे हैं। तो ये 5 गुड्स जो चोरी हो गए, ये हमारा लॉस है। चलिए देखते हैं कि लॉस का अमाउंट कितना है। सर 100 रुपए का एक प्रोडक्ट था, 5 रुपए का ऑलरेडी हम एक प्रोडक्ट पे खर्चा कर चुके थे। दैट इज एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट 105 रुपए, और कितने गुड्स चोरी हो गए? 5 गुड्स चोरी हो गए। तो दैट इज टोटल लॉस इन ट्रांजिट। रास्ते में सामान चोरी हुआ तो उसकी लॉस कितना है? 105 इंटू 5 रुपीज, सॉरी 5 गुड्स, 105 रुपीज इंटू 5 गुड्स। बिल्कुल ठीक। और कंसाइनी जो खर्चे करेगा, वो खर्चे सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोडक्ट्स पे करेगा? 95 प्रोडक्ट्स पे करेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि कंसाइनी की प्लेस पे कितने प्रोडक्ट पहुंचे? सर सिर्फ और सिर्फ 95 यूनिट्स कंसाइनी की प्लेस पे पहुंची। बिल्कुल ठीक। तो डेस्टिनेशन ऑफ लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लॉस कहां पे हुआ है, कंसाइनर की प्लेस पे या ट्रांजिट में या फिर कंसाइनी की प्लेस पे। हां जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सर कितने तरीके के लॉसेस होते हैं? अब नेक्स्ट हेडिंग हम डाल रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉसेस। लॉसेस 2 तरीके के होते हैं, एक एबनॉर्मल लॉस होता है और एक नॉर्मल लॉस होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर लॉस तो लॉस ही है, नुकसान तो नुकसान ही है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। समझिए बात को। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है? एबनॉर्मल लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल लॉसेस ऐसे होते हैं जो
को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और एबनॉर्मल लॉसेस कैन बी कंट्रोल्ड। भाई अगर आप कहते हो कि सर चोरी हो गई, तो सामान की चोरी हो गई तो आप प्रोटेक्शन, भाई घर पे ताला लगाते हो, बिल्कुल लगाते हो, दैट इज एबनॉर्मल लॉसेस, जो ऐसे नुकसान जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो बाय टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी लॉस नहीं होगा, हो सकता है हो जाएगा, बट वो लॉस का या तो इंपैक्ट या फिर उस लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हो, आपके हाथ में है। नॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स पे लॉसेस हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि गुड्स ऑफ पेरिशेबल नेचर। अब पेरिशेबल नेचर के गुड्स जैसे कि आप देखते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, भाई मैं उन्हें कितने भी फ्रीजिंग कंडीशंस में रख लूं, कितने भी प्रोटेक्ट करके रख लूं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो गुड्स, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब होने लग जाती हैं, चाहे आप उसे कितना भी फ्रोजन कंडीशंस में रख लें। तो दैट इज व्हाट नॉर्मल लॉस, कि ड्यू टू ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस और ड्यू टू ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स। अब जैसे कि आप देखते हो कि थिनर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, जिसे आप मिट्टी का तेल भी कहते हैं। अब थिनर क्या है कि वो इवेपोरेट होता है जैसे ही वो एयर के एक्सपोज में आता है। तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? हां सर, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे हम उसे कवर कर दें, बट जैसे ही कवर खुलेगा क्या वो थोड़ा बहुत इवेपोरेट होगा? बिल्कुल होगा। दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट का नेचर है, वो उसकी एक ऐसी आइडेंटिटी है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो उसको हम चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। तो दैट इज नॉर्मल लॉस। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। सर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे, क्या लॉसेस हैं, क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि सर व्हाट इज नॉर्मल लॉस और व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस। आप सब ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से या किसी भी वाटर सप्लाई कंपनी से आपने एक वाटर टैंक ऑर्डर करा। वाटर टैंक, भाई आप देखते हो कि रास्ते में कई बार आपने देखा भी होगा पानी के टैंकर्स, जहां पर पानी की शॉर्टेज होती है, जहां पानी की डायरेक्ट सप्लाई नहीं आ पाती, वहां पे पानी के टैंक्स हमें ऑर्डर करने पड़ते हैं। अब हमने एक वाटर टैंक ऑर्डर करा, एमसीडी में 1000 लीटर का वाटर टैंक है, जिसका प्राइस है, लेट्स सपोज जिसका प्राइस है 500 रुपीज। अब यहां से वाटर टैंक चल रहा है, यहां से वाटर टैंक चल रहा है। अब आप देखते हो रास्ते में पानी बिखरता रहता है, रास्ते में बहुत बार होता है सर, हम देखते हैं जब वाटर टैंक चलते हैं तो पानी बिखरता रहता है। यहां तक पहुंचा, पानी था सिर्फ वाटर टैंक में 200 लीटर। यहां तक पहुंचा तो पानी बचा कितना? सिर्फ 200 लीटर। क्या अभी भी आप पूरे के पूरे 500 रुपए देने के लिए तैयार हो? नहीं। आप कह दोगे सर हमने ऑर्डर करा था 1000 लीटर का वाटर टैंक में आया सिर्फ 200 लीटर्स वाटर, तो क्या हम सेम प्राइस पे कर दें? नहीं। बट हां, एमसीडी वालों ने एक कंडीशन करी थी, जब मैंने फोन उन्हें करा था तो उन्होंने कहा था कि भैया 10% अगर पानी ऊपर नीचे भी हुआ तो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं कितना लॉस उठाने के लिए तैयार हूं? 10%। क्यों? क्योंकि वाटर का नेचर ऐसा है कि मैं उसे कितना भी कंट्रोल कर लूं। भैया जब मैं उस वाटर को फिल करूंगा वाटर टैंक में, जब उसको अनलोड करूंगा वाटर टैंक से, जब पानी नीचे उतारूंगा, या फिर रास्ते में कितना भी उसे कंट्रोल कर लूं, गाड़ी चलेगी तो ऊपर से या फिर टैप से पानी हो सकता है कुछ लीक कर जाए। तो 10% तक तो मुझे समझ में आता है। तो 10% वाटर, दैट मीन्स अगर 100 लीटर ऊपर नीचे होगा पानी,
100 लीटर ऊपर नीचे होगा पानी, तो दैट मीन्स अगर मेरे घर पे 900 लीटर पानी आया तो भी मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 500 रुपए देने पड़ेंगे। बट जैसे ही मेरे घर पे 700 लीटर पानी आया या 200 लीटर पानी आया, तो क्या मैं अभी भी 500 रुपए दे दूंगा? नहीं सर, आप 500 रुपए नहीं दोगे। ये फर्क है नॉर्मल लॉस में और एबनॉर्मल लॉस में। जब बियॉन्ड द लिमिट हमें लॉस हो जाता है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस जो एक कंडीशंस हैं जो सभी के साथ हैं, जो सभी के साथ होता है, दैट इज नॉर्मल लॉस। बिल्कुल ठीक। तो दैट इज नॉट इन आर कंट्रोल, दैट इज नॉर्मल लॉस। कि भैया वाटर का नेचर ऐसा है जिसको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो 10% पानी ऊपर नीचे हो सकता है, हम समझते हैं बात को। बट जहां पानी 80% कम हो गया, हम उसे नॉर्मल लॉस नहीं कह सकते, हम उसे क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाते हैं। सर, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब हम बात कर रहे हैं कि सर, नॉर्मल लॉस की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी और एबनॉर्मल लॉस की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। हाँ जी, आ जाइए। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल लॉस से। नॉर्मल लॉस का बुक्स में कोई भी सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होता, नो सेपरेट ट्रीटमेंट। कॉस्ट पर यूनिट विल बी इंक्रीज्ड। हम क्या करते हैं? हम कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, कोई भी सेपरेट ट्रीटमेंट अपनी बुक्स में नहीं करते। क्यों नहीं करते? चलिए, सेम एग्जाम्पल, ऊपर वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हम उसी एग्जाम्पल को एक बार दोबारा लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। ये लीजिए, ये रहा एमसीडी का, वाटर टैंक वालों का ऑफिस। यहां से हमने वाटर टैंक ऑर्डर करा। कितने लीटर का वाटर टैंक था? 1000 लीटर का वाटर टैंक था। कितने रुपीस में था? सर, 500 रुपीस में वाटर टैंक अवेलेबल था। उसने ये भी कह दिया था कि 10% तक का लॉस क्या माना जाएगा? नॉर्मल लॉस माना जाएगा। दैट मीन्स अगर 900 लीटर पानी पहुंचा, अगर यहां पर 900 लीटर पानी पहुंचा, तो भी कितना पैसा देना पड़ेगा? 500 रुपीस ही देना पड़ेगा। अगर कस्टमर की प्लेस पे 900 लीटर पानी पहुंचा, तो भी कितना पैसा देना पड़ेगा? 500 रुपीस देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, जब मैंने ऑर्डर करा था, जब मैंने पानी ऑर्डर करा था, तो मैंने कहा था कि भैया 1000 लीटर पानी आएगा 500 रुपए में। दैट मीन्स कॉस्ट कितनी हो गई? पर प्रोडक्ट, पर लीटर कॉस्ट हो गई 2 रुपीस पर लीटर। पानी की कॉस्ट कितनी हो गई? 2 रुपीस पर लीटर हो गई। बिल्कुल ठीक। बट सर, अब बात आती है, जब मैंने ऑर्डर करा था तो 500 रुपीस में कितने लीटर पानी आया था? 500 रुपीस में 1000 लीटर पानी आया था। दैट मीन्स पानी की
पानी की कॉस्ट कितनी हो गई? पानी की कॉस्ट हो गई 0.50 पर लीटर। बिल्कुल ठीक, हां जी बिल्कुल ठीक। बट जब एक्चुअल मेरे पास पानी आया, मेरे पास 500 रुपए में कितना? 900 लीटर्स। दैट मीन्स मेरे प्लेस पर आते आते यूनिट का प्राइस, पर लीटर का प्राइस कितना हो गया? 0.55 हो गया। बेसिकली क्या मैंने वो जो लॉस है उससे मेरा यूनिट प्राइस इंक्रीज हो गया? बिल्कुल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा तो पूरा देना पड़ा। सर अकाउंटिंग में बात करूं तो सिर्फ बात होती है मनी में। तो एमसीडी वाला अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड करेगा कितने रुपीस की? मुझे बताओ। 1000 लीटर पानी रिकॉर्ड करेगा या 500 रुपए रिकॉर्ड करेगा? सर 500 रुपए रिकॉर्ड करेगा। और उसे रिसीव भी कितना हो रहा है? 500 रुपीस। चाहे 900 लीटर वाटर क्यों ना सप्लाई हुआ हो, बट सेल अपनी बुक्स में कितने की रिकॉर्ड करेगा? 500 रुपीस की। सिमिलरली मैं और आप अपनी बुक्स में परचेज कितने की रिकॉर्ड करोगे? ये बताओ। सर आप अपनी बुक्स में परचेज रिकॉर्ड करोगे 500 रुपीस की, चाहे पानी 900 लीटर क्यों ना आया हो। दैट मीन्स नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बुक्स में नहीं होता। जब मैं पानी को आगे रीसेल करूंगा, भाई लेट्स से कि मेरा मिनरल वाटर का बॉटल्स का, बिस्लरी वाटर बॉटल्स का बिजनेस है, तो जब मैं आगे इन वाटर बॉटल्स को सप्लाई करूंगा तो 0.50 की कॉस्ट में प्रॉफिट का मार्जिन ऐड नहीं करूंगा। मैं किस पे प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करूंगा? 0.55 की कॉस्ट पे प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करूंगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि सर नॉर्मल लॉस का लॉस कौन बियर करता है? कस्टमर बियर करता है। ये जो नॉर्मल लॉस था 100 लीटर का, ये लॉस किसने उठाया? कस्टमर ने उठाया और पैसा पूरा दिया, चाहे क्वांटिटी कम क्यों ना आई हो। तो इससे एक पॉइंट का कंक्लूजन हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल लॉस का लॉस कौन बियर करता है? कस्टमर बियर करता है। कस्टमर के लिए प्राइस पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। जबकि मैंने ऑर्डर करते टाइम सोचा था कि भैया 50 पैसे का पानी आएगा पर लीटर, बट एक्चुअली में जब मेरे पास डिलीवर हुआ तो मेरे लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 पैसा नहीं थी, मेरे लिए कॉस्ट थी 55 पैसा। तो दैट इज नॉर्मल लॉस का लॉस कौन बियर करेगा? कस्टमर। अब आ जाओ सेम एग्जाम्पल पे। अब इसी एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, सर यहां से हमने वाटर टैंक ऑर्डर करा, ये रहा कस्टमर, 1000 लीटर का वाटर टैंक, कितने रुपीस में? 500 रुपए में। बट यहां तक आते आते पानी बचा सिर्फ और सिर्फ 200 लीटर। पानी बचा सिर्फ 200 लीटर। क्या अभी भी आप 1000 रुपए पे कर दोगे? नहीं पे करोगे। आप कहोगे भैया मैंने तो 500 रुपए दिए थे 1000 लीटर पानी के लिए, मैंने तो 500 रुपए दिए थे 1000 लीटर पानी के लिए, मेरी प्लेस पे पहुंचा है सिर्फ और सिर्फ 200 लीटर पानी, तो मैं कितना पैसा दूंगा? मैं दूंगा 100 रुपए। मैं दूंगा कितने? सिर्फ 100 रुपए। दैट इज व्हाट एबनॉर्मल लॉस। जब बियॉन्ड द लिमिट नॉर्मल से ज्यादा लॉस हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो अब यहां पे क्या है? एबनॉर्मल लॉस। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है 800 लीटर का, भाई इस 800 लीटर का जो एबनॉर्मल लॉस है, हो सकता है रास्ते में कुछ डाकुओं ने पानी लूट लिया। भाई जहां पानी की स्केर्सिटी है वहां पे पानी की भी लूट हो सकती है, बिल्कुल होता है सर। अब 800 लीटर का जो पानी का एबनॉर्मल लॉस है, एमसीडी वाला अपनी बुक्स में क्या इसे रिकॉर्ड करेगा? यस। एमसीडी वाला कहेगा सेल कितने की हुई है? सिर्फ एमसीडी वाला कहेगा सेल हुई है 100 रुपए की, और लॉस बाय थेफ्ट कितने का हो गया? 400 रुपए का।
अब 500 रुपए की सेल नहीं हुई है, इस लॉस को कौन रिकॉर्ड कर रहा है अपनी बुक्स में? दैट इज सेलर या फिर कस्टमर? सर सेलर रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि लॉस किसका हुआ है? सेलर का हुआ है। बिल्कुल ठीक। सिमिलरली यहां पर मैं अपनी बुक्स में परचेज कितने की रिकॉर्ड करूंगा? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की। क्या कस्टमर अपनी बुक्स में लॉस रिकॉर्ड करेगा? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, कोई लॉस नहीं हुआ। कस्टमर ने तो सिर्फ उतना ही पैसा दिया जितना उसकी प्लेस पे पहुंचा था। तो कस्टमर की प्लेस पे कितना पहुंचा था? सिर्फ और सिर्फ 200 लीटर। तो कस्टमर ने पैसा भी कितना दिया? 200 के हिसाब से पैसा दिया। तो दोनों डिफरेंस समझ रहे हो? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस है। नॉर्मल लॉस का लॉस कौन बियर करता है? कस्टमर बियर करता है। बट एबनॉर्मल लॉस का लॉस अपनी बुक्स में कौन रिकॉर्ड करता है? एबनॉर्मल लॉस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है सेलर। बिल्कुल ठीक। तो आ जाओ एंट्रीज पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। तो हमने लिखा था अभी तक कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉस में नॉर्मल लॉस, नो सेपरेट ट्रीटमेंट, कॉस्ट पर यूनिट विल बी इंक्रीज्ड, नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती इन द केस ऑफ नॉर्मल लॉस। बट एबनॉर्मल लॉस में बुक्स ऑफ कंसाइनर कह लो या फिर सेलर कह लो, वैसे हम कंसाइनमेंट का चैप्टर कह रहे हैं तो हम बात करेंगे कंसाइनर की। तो बुक्स ऑफ कंसाइनर या फिर सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कंसाइनर कहेगा भैया नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2, क्या कम हो गया? स्टॉक कम हो गया। और स्टॉक जो कम हुआ है वो बेसिकली हमारा कहां रखा हुआ था? कंसाइनमेंट अकाउंट में रखा हुआ था। ये लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री है, ध्यान से देखेंगे, ये लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री है। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट को जो क्रेडिट करा है हमने, हमारा स्टॉक डिक्रीज हो गया, इसीलिए हमने स्टॉक डिक्रीज करने पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। याद करो, जब कंसाइनमेंट में गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। दैट मींस स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। कहां पर इंक्रीज हो रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है। हमने कंसाइनमेंट पे स्टॉक भेजा तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब वो स्टॉक कम हो रहा है, अगर वो स्टॉक कम हो रहा है तो कहां से माइनस करूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट से ही माइनस करूंगा। और कंसाइनमेंट अकाउंट से माइनस करूंगा तो बेसिकली कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब एक और क्वेश्चन दिमाग में डाउट कि सर हमने तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है लॉसेस के लिए, बट यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा फिर आपने? यहां पे भी कंसाइनमेंट लिख दो। नहीं, हम यहां पर कंसाइनमेंट नहीं लिखेंगे। क्या एबनॉर्मल लॉस हमें हर बार होगा? मुझे बताओ, क्या चोरी हर बार होगी कंसाइनमेंट पे गुड्स ट्रांसफर करने में? क्या हम कोई डाकुओं के इलाकों में कंसाइनमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये जो लॉस है ये एक्सेप्शनल केसेस में है, और एक्सेप्शनल केसेस के लॉसेस हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम उसे डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल ठीक। ये लॉस जो हुआ है बाय थेफ्ट, फायर, क्या ये हर बार होगा? नहीं सर। तो ये अगर हर बार नहीं होगा तो आप पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में इस खर्चे को नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक। तो एंट्री क्या करी हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा होता, सर बहुत बार होता है हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस ले रखा होता है, अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस ले रखा होता तो क्या एंट्री होती? सर अगर इंश्योरेंस ले रखा होता तो जितना परसेंट हमारा क्लेम पास हो जाता, हम इंश्योरेंस कंपनी से उतना पैसा रिसीव कर लेते, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और उतने ही अमाउंट से हम अपने लॉस को क्या कर देते? कम कर देते। यहां पर लेट्स सपोज मैंने 100 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर रखा है। अगर इंश्योरेंस कंपनी 70% का क्लेम पास कर देगी तो मैं अपना प्रॉफिट
सॉरी मैं अपना लॉस कितने से कम कर दूंगा, 70 रुपीज से कम कर दूंगा। 100 रुपए की चोरी हुई, 70 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, तो अल्टीमेटली मेरा खर्चा कितना, 30 रुपीज का। मेरा खर्चा कितना, 30 रुपीज का। 100 रुपए से डेबिट, 70 रुपीज से क्रेडिट, तो अल्टीमेटली मैंने कितने से डेबिट करा मुझे बताओ, 30 रुपीज से डेबिट करा। और एक्सपेंस को डेबिट करना भी कितने से था, 30 रुपीज से ही डेबिट करना था। अगर आप दोनों एंट्रीज को मर्ज करके करना चाहो तो मर्ज करके कर सकते हो, सेपरेटली करना चाहो तो सेपरेटली भी कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट वी कैन हैव द मोर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। लेट्स स्टार्ट। आ जाइए अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 पर। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन देयर इज एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, रास्ते में। लॉस कहां पे हुआ है, रास्ते में हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Goods sent by Mr. X to his agent, Mr. Y, 10,000 units at the rate ₹20 per unit. Mr. X forwarding and insurance charges ₹50,000. Goods fully damaged in transit, 200 units. रास्ते में डैमेज हो गए ड्यू टू ऑफ द एनी रीजन। इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% ऑफ द लॉस। इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा पे करने के लिए तैयार है, 80% ऑफ द लॉस। Agent took delivery and bought the goods to his godown after incurring expenses at the rate of ₹1 per unit. Goods sent by agent 7,300 units at the rate of ₹30. Required. Calculate the amount of closing stock and net loss incurred on goods fully डैमेज्ड इन ट्रांजिट। हमें लॉस भी कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन को समराइज करते हैं। ये रहा एक्स और ये रहा वाई। एक्स कौन है, कंसाइनर प्रिंसिपल, और वाई कौन है, एजेंट। यहां से कितने गुड्स चले थे, 10,000 यूनिट्स चले थे। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपीज ईच। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 20 रुपीज। यहां से ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कितने थे, यहां से सर ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे थे, फॉरवर्डिंग के और इंश्योरेंस के चार्जेस थे। फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस था 50,000 रुपीज का। यहां पर कंसाइनी ने खर्चा करा है, एक्सपेंसेस कंसाइनी ने करा है ₹1 का। बिल्कुल ठीक, हां जी। सर रास्ते में से सामान चोरी हो गया, चलो वो भी लिख लेते हैं। कितना सामान चोरी हो गया, 200 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। कितने यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ। क्या इन गुड्स की कॉस्ट हमें पता है, यस। कॉस्ट ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में जो गुड्स चोरी हुए, 200 यूनिट्स इनटू कितनी कॉस्ट थी, 20 रुपीज। ये हमें गिवन है, बिल्कुल ठीक, हाँ जी सर ये हमें गिवन है 20 रुपीज। क्या इस रास्ते में जो सामान चोरी हुआ है, क्या कंसाइनर के खर्चे इस यूनिट्स पे भी हुए होंगे, सोच के बताओ। बिल्कुल हुए होंगे सर। गुड्स तो यहां से चले थे, गुड्स यहां से चले थे तो इंश्योरेंस तो सारे गुड्स का हुआ होगा। ट्रक वाला तो पूरे पैसे लेगा, दैट मीन्स एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। कंसाइनर के टोटल खर्चे हैं 50,000 रुपए के। कितने यूनिट्स पर, 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स पर। तो मुझे बताओ 2,000 यूनिट्स पे कितना, 50,000 रुपए का खर्चा 10,000 यूनिट्स पे। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं सर, 200 यूनिट्स इन 220, दैट इज आपका आ गया
4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज और 50,000 रुपीज का खर्चा 10,000 यूनिट्स पर हमें कितने यूनिट्स पे निकालना है? सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट्स पे निकालना है। तो 200 यूनिट्स पे टोटल खर्चा कितना हो गया होगा? 1,000 रुपीज का खर्चा हो गया होगा। तो टोटल लॉस या टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 5,000 रुपीज। इस 5,000 रुपए में से इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम कितने का मुझे मिल जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा मुझे 80%। 80% ऑफ द कॉस्ट में ये मत समझ लेना कि 80% ऑफ 4,000। अगर आप 80% ऑफ 4,000 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 80% ऑफ 4,000 नहीं, 80% ऑफ 5,000। 80% ऑफ 5,000। दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी हमें कितने का क्लेम देने को तैयार है? 4,000 रुपीज का क्लेम देने को तैयार है। तो अल्टीमेटली हमारा नेट लॉस कितने का हुआ है? 1,000 रुपीज का नेट लॉस हुआ है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी नहीं है, बट स्टिल अगर हम जर्नल एंट्री बनाना चाहते तो हम जर्नल एंट्री क्या बनाते? ये एक्स्ट्रा वर्क है जो हम क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा, बट स्टिल फॉर द प्रैक्टिस अगर जर्नल एंट्री हमसे पूछी गई होती तो हम कहते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस का नुकसान हुआ है? मेरा सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीस का नुकसान हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कितना पैसा लेना है? इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 4,000 रुपीस लेने हैं। मेरा स्टॉक कितने से कम हुआ? मेरा स्टॉक कम हुआ 5,000 रुपीस से। ये जो 5,000 रुपीस से हमने क्रेडिट करा है, ये हमने एंट्री क्यों करी है? क्योंकि स्टॉक कम हो गया। और हमारा नेट लॉस कितने का हुआ है? सिर्फ 1,000 रुपीस का। और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना लेना है? 4,000 रुपीस। ये ध्यान रखेंगे सर, कंसाइनमेंट अकाउंट में 5,000 रुपीस ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो सामान चला गया उसकी टोटल कॉस्ट तो 5,000 थी ना। बिल्कुल ठीक। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है किस अमाउंट से? जितने का आपका एक्चुअली गुड्स की कॉस्ट थी। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब बात करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने पे। चलिए पहला पार्ट हम कर चुके, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्लोजिंग स्टॉक पहले तो ये देखते हैं कि सर कितनी यूनिट्स बच गई। 10,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर करी थी। यूनिट्स कितनी ट्रांसफर करी थी? 10,000। रास्ते में से चोरी कितनी हो गई या एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हो गया? 200 यूनिट्स का। और 7,300 यूनिट्स तो सोल्ड आउट भी हो गई थी। ये टोटल कंसाइनमेंट थी। 200 यूनिट्स लॉस्ट और 7,300 यूनिट्स सोल्ड। तो कितनी यूनिट्स बच गई? कितनी यूनिट्स बच गई? सर बच गई 2,500 यूनिट्स। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट्स पे निकालना है? हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक 2,500 यूनिट्स पर। बिल्कुल ठीक। चलिए तो क्लोजिंग स्टॉक 2,500 यूनिट्स पे निकालना है। क्या मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स पता है? बिल्कुल पता है। 2,500 इंटू कितना? 20 रुपीज, दैट इज 50,000। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। क्या कंसाइनर ने कुछ खर्चे करे हैं? बिल्कुल करे हैं सर। कितने रुपए के खर्चे करें? 50,000 रुपए के खर्चे। कितने यूनिट्स पर?
10,000 यूनिट्स पर, तो बताओ 2500 यूनिट्स पर कितना? 12,500। क्या कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे करे हैं? यस सर, कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे करे। कंसाइनी ने कितना खर्चा करा है? सर कंसाइनी ने 1 रुपए का खर्चा करा है हर प्रोडक्ट पे। तो कितने यूनिट्स बचे हुए हैं? 25 यूनिट्स बचे, 2500 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो दैट इज 2500 रुपीज का खर्चा। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया 65,000 रुपीज। सिंपल है, बिल्कुल ठीक। जितना जितना खर्चा हुआ हमने वो एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिया। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि कंसाइनी ने सिर्फ और सिर्फ आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि कंसाइनी ने 10,000 यूनिट्स पे 1 रुपए का खर्चा करा होगा या सिर्फ 9,800 यूनिट्स पे करा होगा? सर कंसाइनी ने सिर्फ और सिर्फ 9,800 यूनिट्स पे ही खर्चा करा होगा, क्योंकि कंसाइनी की प्लेस पर पहुंचे कितने थे? कंसाइनी की प्लेस पर पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ 9,800 यूनिट्स। रास्ते में चोरी हो गए थे 200 यूनिट्स, तो उस पे कंसाइनी का कोई भी खर्चा नहीं हुआ होगा। तो टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनी इज 9,800, नॉट 10,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी कैन हैव द मोर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोजिंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन देयर इज एबनॉर्मल लॉस इन एजेंट्स गोडाउन। दैट मीन्स कंसाइनी की प्लेस पे खर्चा हुआ, कंसाइनी की प्लेस पे चोरी हुई या एबनॉर्मल लॉस हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Goods sent by Mr. X to his agent Mr. Y 10,000 units at the rate rupees 20 per unit. Mr. X forwarding and insurance expenses कितने हैं? 50,000 rupees के। Agent took delivery and brought the goods to his godown after incurring expenses at the rate of rupees 1 per unit. Goods fully destroyed by fire in agent's godown 200 units. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 80% ऑफ द लॉस। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में चेंज है तो सिर्फ डेस्टिनेशन ऑफ लॉस। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लॉस कहां पे हो रहा था? ट्रांजिट में, रास्ते में। यहां पे लॉस कहां पर हुआ है? एजेंट के गोडाउन में। एजेंट के गोडाउन में लॉस हुआ है, दैट मीन्स कंसाइनी की प्लेस पे लॉस हुआ है। चलिए, goods sold by agent 7,300 units at the rate rupees 30 required the amount of closing stock and not net loss incurred on the goods destroyed by fire in agent's godown. चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले हम एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स है? 200 यूनिट्स है। क्या मुझे इन 200 यूनिट्स की कॉस्ट पता है? यस, 200 यूनिट्स की कॉस्ट है 20 रुपीज, दैट इज 4,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक। क्या कुछ खर्चे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कंसाइनर कुछ खर्चे कर चुका था इन पे? यस सर, टोटल खर्चा हुआ था 50,000 रुपए का। कितने यूनिट्स पर? सर टोटल खर्चा 50,000 का हुआ था 10,000 यूनिट्स पर। आज हमारे पास कितनी यूनिट्स चोरी हो गई या कंसाइनी की प्लेस पे लॉस हो गया? 200 यूनिट्स। दैट मीन्स कितने का खर्चा हमने उन यूनिट्स पे कर चुके थे? सर हम कर चुके थे 1,000 रुपीज का। बिल्कुल ठीक, हम कर चुके थे 1,000 रुपीज का। क्या कंसाइनी भी उन प्रोडक्ट्स पे एक्सपेंस कर चुका था? यस, कंसाइनी भी उन प्रोडक्ट्स पे खर्चा कर चुका था, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 अगर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो तो कहता है एजेंट टुक डिलीवरी एंड बॉट द गुड्स टू हिज गोडाउन। अपने गोडाउन पे लाने के बाद एबनॉर्मल लॉस हुआ ना, तो अपने गोडाउन पे गुड्स लेकर आ चुका था। अगर अपने गोडाउन पे गुड्स लेकर आ चुका था तो कंसाइनी भी खर्चे कर चुका था।
अगर कंसाइनी खर्चा कर चुका था, क्या वो कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 200 यूनिट्स पर 1 रुपए का खर्चा हर यूनिट पर, तो कितना हो गया? 200। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट कितना है? 5200। आप देख रहे हो लास्ट वाले एग्जाम्पल से यहां पर लॉस का अमाउंट चेंज हो गया, क्योंकि डेस्टिनेशन ऑफ लॉस क्या हो गया? चेंज हो गया। इस टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स में से इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देने के लिए तैयार है? 80% ऑफ 5200। दैट इज कितना पैसा देने के लिए तैयार है? 4160 रुपीज देने के लिए तैयार है। तो हमारा नेट लॉस कितने का हुआ है? 1040 रुपीज का नेट लॉस हुआ है। बात समझ में आई? डेस्टिनेशन ऑफ लॉस चेंज होने से आपका लॉस का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। कंसाइनी ऑलरेडी खर्चा कर चुका था उन गुड्स पर, और वो खर्चे क्या कॉस्ट ऑफ द गुड्स में ऐड होने वाले थे? यस, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो हम कंसिडर नहीं करते, बट सर उसमें लिखा हुआ है डिलीवरी एक्सपेंसेस, उसमें लिखा हुआ है अपने गोडाउन तक लाने का खर्चा, तो दैट इज व्हाट बेसिकली क्या मुझे अपने यूनिट्स में ऐड करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ? सर 10,000 यूनिट्स ट्रांसफर करे थे, 200 यूनिट्स लॉस्ट हो गए, 7300 यूनिट्स सेल्ड आउट हो गए, तो कितनी यूनिट्स बच गए? 2500 यूनिट्स बच गए, जिसकी हम कॉस्ट निकालने वाले हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जो आंसर हमारा लास्ट एग्जाम्पल में आया था वही हमारा आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे, क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। 2500 यूनिट्स पे 20 रुपीज की एक यूनिट की कॉस्ट है, तो कितना आ गया? 50,000 रुपीज। क्या कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड होंगे? यस, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। 50,000 रुपए का खर्चा टोटल 10,000 यूनिट्स पर, तो 2500 यूनिट्स पर कितना? 10,000 रुपए, सॉरी 12,500 रुपए। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। क्या कंसाइनी ने कुछ खर्चे करे थे? यस सर, कंसाइनी के खर्चे तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हुए हमने पहले भी कंसिडर करा था। 1 रुपए का खर्चा कितनी यूनिट्स पर? 2500 यूनिट्स पर, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 2500। तो टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 65,000, सेम एज द लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन में जो चेंज था वो सिर्फ डेस्टिनेशन ऑफ द लॉस में चेंज था, जिसकी वजह से हमने दोनों एग्जाम्पल्स को अलग से समझा। बिल्कुल ठीक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, नॉर्मल लॉस के क्वेश्चंस अभी करने रहते हैं, तो हम नॉर्मल लॉस के क्वेश्चंस को और कवर करेंगे, एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर द मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे। टिल द टाइम बीइंग आप रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, कीप रिवाइजिंग, एंड बिलीव मी आप सब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीए फाउंडेशन, अकाउंट्स या सारे पेपर्स में। सिर्फ और सिर्फ की ऑफ द सक्सेस है सिर्फ प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कन्वीनियंट होगा, उतना ज्यादा आपको इजी होगा एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना। Thank you very much. God bless you all. Have a nice day.